मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था कि किस तरह से मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और एक्साइटेड स्टेट में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रक्रम होते हैं, ये किससे एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ जबलस्की डायग्राम। तो जबलस्की जो डायग्राम था उसके अंदर दो तरह के ट्रांजिशंस थे, नॉन रेडिएटिव एंड रेडिएटिव ट्रांजिशंस। इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण के प्रकार। संक्रमण जो ट्रांजिशंस होते हैं रेडिएशंस के, उसको हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक तो नॉन रेडिएटिव और दूसरे होता है रेडिएटिव। नॉन रेडिएटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण रहित संक्रमण। और रेडिएटिव का मतलब क्या है? विकिरण वाले जो संक्रमण होते हैं उनको हम बोलते हैं रेडिएटिव संक्रमण, विकिरण संक्रमण। तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस कहां से आए? जब जबलस्की डायग्राम आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि S से, है ना, मॉलिक्यूल S0 से एक्साइट होकर किस में जा रहा है? S1 में जा रहा था, S2 में जा रहा था और S3 में जा रहा था। ये क्या चीजें? एक्साइटेड स्टेट थी। ठीक है। अब मॉलिक्यूल या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ गए, इसमें भी जा रहे थे, इसमें भी जा रहे थे, S3 में भी जा रहे थे। अब क्या होता है? ट्रांजिशंस S2 से हो सकता है S1 में आ जाए, रेडिएशन S3 से S2 में आ जाए, और थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन इसमें है। तो अपर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड में आना, इसको बोलते हैं IC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और दूसरे की हमने क्या बात की थी कि ये जो स्टेट है वो ये T1 स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाती है। ये सिंगलेट और ये कौन सी स्टेट थी? ट्रिपलेट। तो इसके अंदर जो ISC हो रही थी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग था, उसके तहत कौन सी स्टेट आ रही थी? T1 ट्रिपलेट स्टेट। जब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में आता है, ठीक है, या फिर सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है, उस केस में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस कहलाते हैं। नॉन रेडिएटिव का मतलब है उसमें किसी भी तरह के फोटोन नहीं रहते। वो क्या होती है? ट्रांजिशंस हीट वेव्स होती हैं। तो ये जो संक्रमण है इसमें हम क्या करेंगे? हीट वेव्स, ऊष्मीय विकिरण होते हैं। ऊष्मीय विकिरण रिलीज करने के बाद मॉलिक्यूल क्या एक्साइटेड स्टेट से किस में आ जाएगा? लोअर एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो सपोज मॉलिक्यूल S1 से किस में आ रहा है? S2 से आ रहा है S1 में, या फिर S3 से S1 में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? IC, इंटरनल कन्वर्जन। और इसके अंदर जो रिलीज होती है वो कौन सी रिलीज होती है? हीट वेव्स। ठीक है। सिमिलरली ये जो ISC हो रहा है, ISC में क्या है? आपका जो S1 है, S1 किस में कन्वर्ट हो रहा है? T में। तो ISC का मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के तहत जो वेव्स एमिट होती है, दिस इज आल्सो हीट वेव्स। ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस हैं हम इनको क्या बोलेंगे? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन अपर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आ रहे हैं, फिर सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी फोटोन का इमिशन नहीं हो रहा है। ये जो एमिट हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये हीट वेव्स रेडिएशन के इमिशन की वजह से। तो ये होता है आपका विकिरण रहित। दूसरा विकिरण संक्रमण। जब आपने जबलस्की डायग्राम स्टडी किया है तो आपने देखा है कि दो तरह के जो फिनोमिना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस। ठीक है। तो जो दो फिनोमिना के ऊपर हमने बात की थी, फॉस्फोरेसेंस RESCENCE, और दूसरा क्या था? फ्लोरोसेंस।
दोनों फिनोमेना है, इसके अंदर रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, विकिरण, फोटोन का इमिशन होता है, फोटोन का उत्सर्जन होता है। इसलिए ये जो ट्रांजिशन है हमारा कौन सा कहलाता है, विकिरण सहित संक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस को हिंदी में बोलेंगे प्रतिदीप्ति। एंड फास्फोरेसेंस को बोलते हैं स्फुरदीप्ति, दिस इज कॉल्ड स्फुरदीप्ति। ये कैसे होते हैं आपको पता तो है, लेकिन फिर भी बता, जैसे S0 सिंगलेट स्टेट हो गया, ये है आपका अपर एक्साइटेड स्टेट S1, यहाँ से मॉलिक्यूल S0 में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरोसेंस। इस केस में क्या होगा, फ्लोरोसेंस। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि ये जो स्टेट है T1 ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो गई, S1 सिंगलेट स्टेट है। T1 से जो ग्राउंड स्टेट में इमिशन हो रहा है, ये कौन सा इमिशन है, फॉस्फोरेसेंस। ये सॉरी ये है फॉस्फोरेसेंस, और ये वाला कौन सा, फ्लोरोसेंस। तो ये वाला आपका हो गया फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति, ये वाला हो गया स्फुरदीप्ति। तो इन दोनों केसेस के अंदर रेडिएशन का इमिशन होता है। अच्छा, एक बात और है कि जो भी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होती है, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग या ISC बहुत ही फास्ट होती है, तो इसकी जो लाइफ टाइम है, इसकी जो जीवन काल है, इसका जीवन काल बहुत कम होता है। इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको लाइफ टाइम 10⁻⁻13 सेकेंड। ठीक है, तो यानी ये जो प्रोसेस है इंटरनल कन्वर्जन या इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, इसके अंदर जो रेडिएशन का इमिशन और ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल अपर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आना बहुत फास्ट होता है। तो लाइफ टाइम ऑफ दिस प्रोसेस इज 10⁻⁻13 सेकेंड। जबकि यहाँ पे क्या, फॉस्फोरेसेंस के अंदर जो लाइफ टाइम होती है इट इज 10⁻8 सेकेंड। फॉस्फोरेसेंस की लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड। क्लियर? और हम इसकी बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस, इसको होती है 10⁻3 सेकेंड। ठीक है, तो जो फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस भी कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और आप जब सोर्स को हटा दोगे तो फ्लोरोसेंस लाइट का निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस है जिसको हम बोल रहे हैं स्फुरदीप्ति, इस प्रक्रम में अगर आप सोर्स को हटा दोगे तो भी लाइट का इमिशन रहता है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम है कंपैरेटिवली 10⁻3 सेकेंड काफी ज्यादा है। इसका लाइफ टाइम है 10⁻8 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता। तो ये क्वांटम लब्धि क्या होती है, क्वांटम यील्ड क्या होती है, एक्चुअली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, वो अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या हम बोलते हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या उत्पाद बना, हम उसको क्या बोलेंगे, यील्ड। यील्ड बोलते हैं, यील्ड मतलब होता है उत्पाद, कितना प्रोडक्ट मिला, ये होती है क्वांटम लब्धि, क्या, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, क्वांटम यील्ड। तो जो फोटोकेमिस्ट्री के जो आपने दो नियम मैंने समझाए थे आप लोगों को, ग्रोथस डॉपर लॉ और आइंस्टाइन नियम, उस नियम के अनुसार क्या होता है कि रिएक्टेंट आया, सपोज ए रिएक्टेंट आया, HNu एक मॉलिक्यूल है, उसने HNu फोटोन एब्जॉर्ब किया और किसके A स्टार, और उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस था, रिएक्टेंट ने फोटोन एब्जॉर्ब किया और किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट में गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ जो फोटोकेमिस्ट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितना ऑब्जर्व कर रहा है, एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके किसमें दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा सारी अभिक्रियाओं के लिए नहीं होता। क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता को हम फाई से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा होता सारे रिएक्शंस के लिए तो फाई का मान क्या था, 1। ठीक है, लेकिन अभिक्रियाओं के लिए जब बहुत सारे रिएक्शंस स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फाई की वैल्यू है वो 0 टू लेके 10⁻, कितनी भी आप मान सकते हैं, 10⁻10, 16 यहाँ तक वेरिएट हो सकती है। तो हाउ दिस इज हैपेंड, ये ऐसा कैसे हुआ कि एब्जॉर्ब कर रहा है क्वांटा, उस केस में या तो किसी केस में प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, और एक क्वांटम एब्जॉर्ब से इतनी रिएक्शंस हो रही है। इससे क्या मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है
कि अभिक्रिया एक स्टेप में न होकर बहुत सारी स्टेप्स में होती है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा जो चेन रिएक्शंस होती है। चेन रिएक्शन में क्या करता है, एक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो उसकी ब्रेकिंग पार्ट है वापस से रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं और फिर अगेन जो पार्ट बनाते हैं फिर वो दोबारा रिएक्ट करते हैं। यानी कि जो चेन अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया, वो 3 स्टेप के अंदर होती है। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो उसके अंदर एक ही क्वांटम एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन वो रिएक्शंस कितनी तेजी से हो रही है। तो इसके अधिक क्वांटम यील्ड के जो कारण हैं या एग्जाम्पल है वो है चेन रिएक्शंस। चेन रिएक्शन का होना हम बोल सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया की वजह से जो क्वांटम यील्ड है उसकी वैल्यू काफी हाई हो जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है H2 एंड Br2 हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन, H2 एंड Cl2। ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है, हाई क्वांटम यील्ड वाले रिएक्शंस हैं। इसके अंदर फाई का मान क्या होता है, मोर देन 1 होता है। अब हम फाई को कैसे डिफाइन करेंगे, फाई क्वांटम यील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। क्वांटम यील्ड को डिफाइन करने के लिए फाई को जो हम कैसे लिखेंगे, फाई इक्वल टू ठीक है, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, यानी कितने जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट हुए। दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, अगर हम पर सेकंड निकालें तो 1 सेकंड में कितने अभिकारक के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट हुए, और उसी समय अवशोषित होने वाले, उसी समय अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या। ठीक है, तो अगर हम पर सेकंड नीडल निकालेंगे, पर सेकंड तो हम देखेंगे पर सेकंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए और पर सेकंड के अंदर कितना है क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ। अगर हम पर मिनट में निकालें तो पर मिनट के अंदर कितने रिएक्टेंट रिएक्ट हुए, अभिकारक के मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट हुए और कितने फोटोन एब्जॉर्ब। अगर हम पर आवर निकालें तो वही बात पर आवर हो जाएगी, पर आवर कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए, कितने मॉलिक्यूल कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए। तो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है, स्लो है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, उस बेसिस से हम 5 को पर सेकंड पर मीटर पर आवर्स में जो है गणना कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा, फाई इक्वल टू पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अवशोषित फोटोन, अवशोषित फोटोन की मात्रा। ठीक है, हम इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, पहले वाले को दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेड इन अ गिवन टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेड इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड एट दैट टाइम। ठीक है, सेकंड को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फाई इक्वल टू पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा, क्लियर, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन। थर्ड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर डिवाइडेड बाय अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देते हैं, सपोज ए कोई अभिकारक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अब अभिकारक की जो सांद्रता है वो टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, either decrease of concentration of reactant or increase of concentration of product per unit time. So in this case minus sign indicate that the concentration of reactant
decreases during the time. So listen once again. अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक की जो सांद्रता है वो तो घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है. दैट्स वाई यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है. सो माइनस डी अपॉन डी टी मतलब अभिक्रिया की दर डिवाइडेड बाय अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा. ये चीजें सेम आएगी, अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा. तो इस तरह से हम जो है वो फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो फाई का मान है 0 से लेकर काफी ज्यादा तक 10⁻⁻6 तक भी हो सकता है, 10⁻11 तक हो सकता है. नेक्स्ट है फोटोन की संख्या या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण. फोटोन की संख्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड और लाइट इंटेंसिटी. कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए उसके निर्धारण के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से जो मेन मेथड्स यूज होते हैं वो है, पहला है थर्मोपाइल. थर्मोपाइल के हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने फोटोन के मॉलिक्यूल अभिकारक के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किए. थर्मोपाइल. सेकंड है प्रकाश विद्युत प्रभाव. ठीक है, थर्मोपाइल को थर्मोपाइल ही कहते हैं इंग्लिश में. दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड थर्ड इज द एक्टिनोमीटर. तो तीन इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइन कर सकते हैं. पहले हम पढ़ते हैं थर्मोपाइल के बारे में. थर्मोपाइल जो है इंग्लिश में इसको थर्मोपाइल बोलते हैं. ठीक है, अब थर्मोपाइल के अंदर क्या होता है, सीरीज में ये तो सपोज गैल्वेनोमीटर है जो डिफ्लेक्शन दे रहा है. ठीक है, सीरीज में इस तरह की प्लेट्स लगी हुई रहती हैं, या हम कह सकते हैं सीरीज में एक तरह का रॉड टाइप की होती हैं. ये जो रॉड है ये किसकी बनी हुई रहती है, बिस्मथ और सिल्वर की. इसमें क्या होता है, बिस्मथ एंड एजी. ठीक है, बिस्मथ और एजी की संधियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई रहती हैं. श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में. ठीक है, अब क्या होगा, जब संधियों पर लाइट डाली जाती है, प्रकाश गिरता है, जब लाइट गिरती है तो क्या हो जाती है, ये गर्म हॉट हो जाती है. हॉट होने के बाद क्या करेंगे, ये गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेंगे. इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्किट से होते हुए गैल्वेनोमीटर में आता है. और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर से हम अमाउंट ऑफ करंट जो पास हो रहा है थर्मोपाइल के अंदर वो हम ज्ञात कर सकते हैं. कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हुआ, इस बेसिस पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन एब्सॉर्ब्ड बाय थर्मोपाइल. तो एक ये मेथड है. दूसरा है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये भी एक तरह से इसी फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, प्रकाश विद्युत प्रवाह. तो इसमें आपने देखा होगा कि जो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले मेटल्स हैं. अब लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले मेटल्स कौन से हुए, जैसे सीजियम है, ठीक है, सोडियम है और लिथियम है. ये क्या फटाफट से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं. तो इस तरह की जो मेटल सरफेस है उस पर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो क्या होगा, एमिशन होता है. किसका, इलेक्ट्रॉन्स का. तो ये होगा एक तरह से एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड. और इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं सिंपल. इस तरह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये हुआ माइनस कैथोड, ये प्लस ये है लाइट रेज, और ये किसका, मेटल सरफेस. तो धातु पे क्या करेगा, धातु पे प्रकाश गिरेगा. ठीक है,
एंड ये जो धातु की सरफेस है क्या निकालेगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो नंबर ऑफ कितना करंट फ्लो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। तो सेकंड मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों मेथड ही किसके ऊपर बेस्ड है, मेजरमेंट ऑफ करंट इंटेंसिटी। जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आप मेजर कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने क्वांटा और फोटोन एब्जॉर्ब हुए। थर्ड आपका रासायनिक एक्टिनोमीटर या केमिकल एक्टिनोमीटर। रासायनिक एक्टिनोमीटर, इंग्लिश में उसको बोलेंगे केमिकल एक्टिनोमीटर। ठीक है, अब जो रासायनिक एक्टिनोमीटर है आपका, केमिकल एक्टिनोमीटर है, वो किसके ऊपर बेस्ड है कि जो केमिकल, ठीक है, केमिकल जो सेंसिटिव है किसके टुवर्ड्स लाइट। हम ऐसा केमिकल लेते हैं जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव हो, वो क्या करेगा, लाइट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। तो कितना डिकम्पोज हुआ ये हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं और इससे पता लग जाता है कि कितने क्वांटा उसने एब्जॉर्ब किए। तो एक्टिनोमीटर किसका बना हुआ रहता है, हम एक्टिनोमीटर के लिए 0.05 एम ले लेते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड, प्लस उसके अंदर डालेंगे 0.01 एम, ठीक है, यूरिनाइल सल्फेट। अब इन दोनों को डाल के हम क्या बनाते हैं, पानी के अंदर इसको घोल लेते हैं। पानी में घोलने के बाद इस पर जो रेडिएशन डाल रहे हैं हम डाल रहे हैं 250 टू लेके 250 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो इसमें यूवी और स्लाइट विजिबल पार्ट कवर्ड हो जाता है। वैसे यूवी मोस्टली यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी रेडिएशन डालने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो एक्साइटेड UO2 प्लस है, UO2 प्लस, ये क्या करेगा, UO2 प्लस एनर्जी को, क्वांटा को एब्जॉर्ब करने के बाद किसके में कन्वर्ट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। UO2 प्लस मॉलिक्यूल एक्साइटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और ये अपनी जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्जेलिक एसिड को। तो आप देखेंगे क्या क्या रिएक्शन होगी, देखें आप, UO2, ठीक है, 2 प्लस, इसने क्या किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, UO2 प्लस एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो UO2 प्लस है प्लस ऑक्जेलिक एसिड, UO2 प्लस, है ना, प्लस CO2 प्लस CO प्लस H2। तो ऑक्जेलिक एसिड का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड किस में डिकम्पोज होता है, CO2 और CO में। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसकी पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और बाद में कितना बचा ये हम कैसे निकाल सकते हैं, KMnO4 से टाइट्रेशन के बाद कितना अमाउंट ऑक्जेलिक एसिड का बचा ये फाइंड आउट हम कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कितना डिकम्पोज हुआ इससे हम पता लगा देते हैं कि कितना जो फोटोन है वो यूरेनाइल सल्फेट ने एब्जॉर्ब किया। तो ये 3 मेथड है जिससे हम फोटोन की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं।